प्रकृते क्रियामनानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ कर्ता हिमति नयत मन्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि प्रकृति के गुणों के कारण जो मनुष्य होता है वो अपने कर्म करता है। और प्रकृति के कितने गुण हैं? प्रकृति के 3 गुण हैं। इसमें यह कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस प्रकृति में जो भी कोई है, चाहे वो इंसान कैसा भी है, कहीं का भी है, उसके अंदर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होंगे वो सत्वगुण होंगे, रजोगुण होंगे या तमोगुण होंगे। और ये प्रकृति इन्हीं तीनों गुणों का मिक्सचर है। कोई व्यक्ति अपना काम जो करता है वो इन 3 गुण में आकर के करता है। जैसे अगर कोई सच्चा व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, वो सत्व गुण के कारण काम करता है। उसे ये जो प्रकृति रहती है वो शांत लगेगी, सुखम लगेगी, वो मोह के बंधन में ज्यादा नहीं पड़ता है। वहीं पे जो इंसान ज्यादातर रज गुस्सा या फिर बहुत ज्यादा मोह के बंधन में बंधा हुआ है, उसे प्रकृति उसी तरीके से दिखाई देगी। जो तमोगुण का इंसान है उसे भी उसी तरीके से ही दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी काम करेंगे वो अपने गुण के अनुसार से करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर अहम आ जाए कि ये सारे काम को करने के कारण का पीछे का कारण मैं ही हूं, मेरे गुण नहीं है, वो मैं हूं, तो आपके अंदर अहम आ जाएगा। और जब अहम आता है तो वो इंसान अज्ञान की तरफ जाता है और वो जो सच्चाई है उसे भाप नहीं पाता, बल्कि वो अज्ञान के रास्ते पे बढ़ता चला जाता है। और यही था श्लोक नंबर 27वां श्रीमद् भगवद गीता का। और इसके आगे अगर हम लोग बात करें आज की, तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो धरती है उसको आप जो आज जैसा देख रहे हैं उसको बनने में पूरे प्रोसेस क्या हुआ है। हम लोग शुरू से शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। तो देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द होल थिंग नथिंग वाज देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। आज से 13.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है। अब उतने साल पहले तक इस स्पेस में कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग इन दिस स्पेस। एक पॉइंट था, बस एक पॉइंट। आप एक पेंसिल से एक टिक कीजिए, उतना ही पॉइंट था। अब आप पूछेंगे कि ये स्पेस कहां से आया, ये स्पेस है क्या, ये स्पेस क्यों है, ये स्पेस आखिर दिखता कैसा, ये बना क्यों है, ये स्पेस और टाइम को किसने बनाया है? इसका सवाल का जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। वी हैव नथिंग, दैट्स ट्रू। बट हमें उसके बाद की चीजें कुछ कुछ पता है। तो वो पॉइंट में इन्फिनाइट डेंसिटी, इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट एनर्जी के साथ कंसंट्रेटेड वो पॉइंट काफी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। सडनली वो पॉइंट ब्लास्ट करता है, फटता है और यूनिफॉर्मली चारों दिशाओं में, हर एक दिशाओं में वो स्प्रेड करता है। ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड। और उससे सबसे पहले बहुत सारे एटम्स निकलना शुरू हुए, मटेरियल्स निकलना शुरू हुए। और तुरंत नहीं निकले, जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, 3,70,000 केल्विन के आसपास, तो जो एटम्स थे वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्पेस में आए। नहीं तो उसके पहले सब प्लाज्मा था, सब प्लाज्मा। देयर वाज अनइमेजिनेबल टाइप ऑफ कंडीशन। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 3,70,000 साल बाद, बिग बैंग के 3,70,000 साल बाद जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ पूरे स्पेस का, तो एटम जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हुए। अब इसके बाद जो फोर्स थी वो आज भी सबको धकेल रही है। जो एटम्स थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ एटम शुरू में बनने स्टार्ट हुए, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनना स्टार्ट हुआ। कुछ लाइटर एलिमेंट्स आपस में टकरा करके बनने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम था, इन्होंने मिल मिलके एक रिएक्शन करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम देखने लगे कि आइस के पार्टिकल्स और धीरे धीरे डस्ट के पार्टिकल्स, ये सब धीरे धीरे बनने लगे उन्हीं सारे कणों से। क्यों बनने लगे, किस तरीके से बनने लगे, क्या एब्रेजन हुआ, क्या कोरोजन हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वी डोंट हैव प्रॉपर आंसर। हम बस स्पेक्टेकुलेशन लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। हमारे पास कुछ रेडिएशन है, हमारे पास सीबीआर है, हमारे पास कुछ थ्योरीज है, उनकी मदद से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। वी हैव सर्टेन क्लूज दिस एंड वी हैव सर्टेन इक्वेशंस व्हिच कैन प्रूव दोस थ्योरीज। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आफ्टर देन क्या हुआ कि अलग अलग गैलेक्सीज बनने लग गए धीरे धीरे। गैलेक्सीज क्या होते हैं? स्टार्स के क्लस्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार कैसे बना, पहले ये समझना चाहिए। देखिए, आइस, गैसेस, डस्ट, इनके बड़े क्लाउड्स जो आप धरती पे देखते हैं वो नहीं, बड़े क्लाउड्स, इतने बड़े क्लाउड्स की कुछ गैलेक्सी समा जाए। उन बड़े क्लाउड्स में न्यूक्लियर रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ और वहां से बनने लगे सन जैसे बहुत सारे स्टार, बहुत सारे स्टार बनने लगे। स्टार बनने का भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोटोस्टार बनता है, उसके बाद प्रोटोस्टार से बनता है रेड जाइंट स्टार बनता है। फिर जाइंट स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है। फिर वो होते वो फटता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फिर अगर उसका मास 1.44 सोलर मास के इक्विवेलेंट है, यानी कि सन के, तो अगर उससे वो ज्यादा है तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, उससे कम है तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस हुई तो बहुत सारे ब्लैक होल्स बनने लग गए, बहुत सारे स्टार्स बनने लग गए। अब वही सारे स्टार जो थे वो बाकी के छोटे पार्टिकल्स को ट्रैक करने लग गए और उसी से धीरे धीरे एक ही गैलेक्सीज में अलग अलग सोलर सिस्टम बनने लग गए। हर एक गैलेक्सी में एक ब्लैक होल होता है सेंटर में, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बड़ा स्टार रही होगा जो एक्सप्लोड किया होगा और वहीं से उसी के चारों तरफ सारे मटेरियल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। अब जो हमारी गैलेक्सी थी वो अलग अलग शेप्स में होती है। कुछ स्पाइरल होती है, जो हमारे जैसे मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल है, अलग अलग तरीके से होती है। कुछ एक्लिप्स टाइप में होती है, स्पाइरल होती है, कुछ इरेगुलर शेप्स में भी होती है। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। इसी के बाद धीरे धीरे अब देयर आर सो मेनी थ्योरीज लाइक निबलर हाइपोथेसिस है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जीम्स और हेरोल्ड जेफरी का बहुत सारा अलग अलग है, मोल्टन और कैम्बरलिन का भी अलग अलग। ये सोलर सिस्टम कैसे बना, अलग अलग थ्योरी है। बट मैं अभी सबसे मॉडर्न थ्योरी पे जाता हूँ।
जो हमारे गैसेस था ना, गैसेस, इसमें एब्रेजन होने लग गया, अलग अलग जो पार्टिकल्स थे वो टकराने लगे, टकराने लगे, टकराने लगे। उसको कहते हैं एक पार्टिकल प्रोसेस एक्सेलेरेशन, एसेरेशन, ठीक है। अब वो प्रोसेस से क्या हुआ कि जो मटेरियल्स थे वो आपस में चिपकने लगे, आपस में चिपक छोटे 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 क्लाउड्स बनने लगे, उसी सोलर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे क्लाउड्स बनने लगे, और वो क्लाउड्स के पार्टिकल्स सब टकराने लगे, टकराने लगे, टकराने लगे, और वो धीरे 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 सन का चक्कर लगाने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्यों लगाने लगे? देखिए, स्पेस में कोई ड्रैग नहीं है, कोई मटेरियल यहाँ पे चिपक रहा है, अचानक एक बड़ा सा पत्थर आता है, इसको धकेलता है, ऐसे धकेल रहा है, ऐसे अब ये घूमने लग रहा है, वो घूमने लग रहा है, सब घूमने लग रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप जानते होंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट्स का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे हमारा वीनस है, उसी तरीके से कोई किसी डायरेक्शन में अलग घूम रहा है, किसी डायरेक्शन में अलग घूम रहा है, किसी का नेचर अलग है, कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आने लगी, सामने आने लगी। अभी तो मैं आपको बहुत बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफिकल टर्म्स में ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बनने लगे, कुछ बड़े प्लैनेट्स। अब ऐसा कहा जाता है जैसे सिगार थ्योरी में कि ये सब नहीं हुआ था। सिगार थ्योरी में क्या होता है कि एक बड़ा सा एक्सटेंशन था बादल का, वो सन के करीब आया आया आया, एक वंडरिंग स्टार था, वो बड़ा बड़ा आया आया, सन के करीब आया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हिस्से पहले उसके टूटे, फिर उसके टूटे, फिर उसके टूटे, फिर उसके टूटे, ऐसे ऐसे करके वो टूट गया, इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। जो सबसे दूर में था वो छोटा सा बन गया, फिर बीच वाला जो था वो बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि जैसे अभी आज के हमारे जुपिटर और सैटर्न है, फिर धीरे धीरे वापस छोटा होता गया, जब वो स्टार दूर जाता गया, वो कहाँ चल गया नहीं पता कुछ। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसी के बाद से हमारा अलग अलग प्लैनेट्स के साथ इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, अलग अलग प्लैनेट बनना स्टार्ट हुए। उसी में से एक गोल्डी लॉक जोन में एक प्लैनेट आया जिसका नाम था प्लैनेट अर्थ, जिसकी फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो होने लगी। इसके बाद की डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।